ज्ञान मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज वैशाख पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का हमें अनुसरण भी करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता, घृणा को प्रेम से मिटाया जा सकता है, और वास्तव में ये शाश्वत सत्य है। और भी उन्होंने कई अच्छी बातें बताई थी कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, तो हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए और सकारात्मक बन के खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। अब देखेंगे हम, इससे पहले जो आपको कार्य दिया गया था पद परिचय में, आपको संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण, इनका परिचय बताया गया था। कार्य रूप में आपको ये 3 वाक्य दिए गए थे। आकाश में घनघोर घटाएं छा गई, आपको परिचय देना था छा गई क्रिया का। तो छा गई क्रिया का परिचय देते समय सबसे पहले जरूरी था हमें ये जानना कि क्रिया का कौन सा भेद है। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि लिखा हुआ है आकाश में, आकाश के बाद में विभक्ति है, तो आकाश अधिकरण कारक, आकाश अधिकरण कारक है। और घनघोर, घनघोर क्या है? घनघोर विशेषण, क्रिया विशेषण है, और घटाएं संज्ञा है, अर्थात कर्म कारक कहीं वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो छा गई क्रिया अकर्मक है। तो हम लिख देंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। घटाएं स्त्रीलिंग है, और घटाओं के लिए अगर छा गई क्रिया आई है तो हम लिख देंगे स्त्रीलिंग। और फिर घटाएं, घटाएं, घटाएं अगर आप देख सकते पुल्लिंग है, तो फिर छा गई क्रिया कैसी होगी? छा गई क्रिया भी कैसी होगी? कौन सा वचन होगा? अगर ये घटाएं बहुवचन है तो ये भी छा गई क्रिया भी बहुवचन है। इसके साथ ही बताना है आपको कि कौन सा वाच्य है, तो आप बता सकते हैं छा गई पितृवाच्य है। इस प्रकार आपको परिचय देना था क्रिया का। अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य आपको दिया गया था, पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा क्रिया का परिचय देना था। बिल्कुल आप देख सकते हैं, पेड़, पेड़ पक्षी के बैठने का आधार, ये अधिकरण कारक है, और पक्षी बैठने का कार्य करता है, तो ये कर्ता कारक, और बैठना क्रिया अकर्मक, तो अकर्मक क्रिया है। और बाकी का परिचय जो ऊपर दिया उसी प्रकार हम इसका लिंग, वचन और वाच्य बता देंगे, इसका काल बता देंगे। फिर यहाँ देखिए, श्याम बाजार जाएगा और जरूरी सामान लाएगा। यहाँ जाएगा और लाएगा, इन क्रियाओं का परिचय आपको देना था। तो यहाँ देखिए, श्याम बाजार जाएगा, यहाँ बाजार जो शब्द आया है इसे कर्म नहीं माना जा सकता है, इसलिए ये जाएगा क्रिया ये अकर्मक होगी। आपने किस प्रकार इसकी पहचान की और परिचय दिया है, आप जांच कीजिएगा। ये जाएगा क्रिया अकर्मक है, और जरूरी सामान, जरूरी सामान जो है ये लाना क्रिया का कर्म बना हुआ है, तो लाएगा क्रिया सकर्मक होगी। आप इनकी पुनः एक बार जांच करें कि आपने किस प्रकार इनका परिचय दिया है, क्योंकि परिचय देते समय जो पास में रेखांकित जो पद होता है उसके अनुसार परिचय होता है। एक वाक्य आपको पहले बताया गया था, हम देश पर मर मिटेंगे, और वहां सिर्फ मिटेंगे क्रिया का परिचय दिया गया था। अगर मिटेंगे क्रिया, ये विचार करने योग्य बात है, अगर मिटेंगे क्रिया का ही परिचय देना है तो क्रिया सकर्मक होगी। कौन सी होगी? सकर्मक होगी। लेकिन अगर एक साथ इनको रेखांकित कर दिया गया, मर मिटेंगे, अगर आपको इनका इस प्रकार परिचय देना है, मर मिटेंगे, इस समय क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो इस बात पे भी आप विचार करें, क्योंकि जो पद रेखांकित होते हैं, रेखांकित होने के अनुसार वो परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोग के अनुसार उनका स्थान है वो अलग अलग बन सकता है। अब
इससे आगे देखेंगे हम आज क्रिया से आगे, आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण और अव्यय परिचय। तो देखिए, अब हम आज अव्यय पद का परिचय पढ़ेंगे। अव्यय पद का परिचय पढ़ने से पूर्व ये जानकारी जरूरी है कि अव्यय कहते किसे हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो पहले हम यही देखते हैं, अव्यय है उनको अविकारी भी कहा जा सकता है, यानी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं बदलते, जैसे है वैसे ही बने रहते हैं, चाहे वाक्य में उनका कहीं भी प्रयोग किया जाए। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद में सबसे पहले भेद, इसका सबसे पहला भेद है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया का जो क्रिया की विशेषता बताए, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद में सबसे पहला इसका भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से में ये धीरे, तेज, जोर से, अचानक आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने की रीति का बोध होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, कोई भी एक वाक्य लिखा जा सकता है, मुझे अचानक, इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे ये समझे आप, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। राम के द्वारा जो चलना क्रिया की जा रही है, इसकी रीति का बोध होता है, क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है कि ये चलना क्रिया कैसे हो रही है, कैसे पूर्ण हो रही है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उसके बाद इसका दूसरा भेद है कालवाचक। कालवाचक जो क्रिया की काल से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं, वे शब्द ये रहे, अब, तब, जब, आज, कल, परसों आदि इसमें आते हैं। आप कई बार ऐसे वाक्य देखते हो कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, ऐसे वाक्य देखते हो। यहाँ मैं कर्ता के द्वारा जयपुर जाने की जो क्रिया की जा रही है, या ये जो क्रिया हो रही है, पूर्ण हो रही है, ये कब होने वाली है, इससे पता चलता है। तो ये कल पूरी होगी, तो इससे पता चलता है कि कल जाऊंगा क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इससे आगे देखिए आप, अब देखेंगे हम आगे स्थानवाचक। वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया की स्थान से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं। ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब शब्द क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। आप कोई भी एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि राम भीतर कक्षा में बैठा है। यहाँ भीतर शब्द का संबंध कक्षा से है और ये बैठने क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे ये अव्यय शब्द भी है। आप दूसरा उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि राजू छत के ऊपर बैठा है। राजू छत के ऊपर बैठा है। तो यहाँ ऊपर के द्वारा बैठना क्रिया कहाँ हो रही है, इसका पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, देखिए प्रश्नवाचक है, ये विशेषण भी है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है उसके अनुसार पता चलता है कि राजू
आज क्यों नहीं आया, राजू आज क्यों नहीं आया, ये वाक्य अलग है। और अगर प्रश्न पूछा जाता है तब विशेषण होगा, और अगर क्रिया से पहले ये प्रयुक्त होते हैं तो ये क्रिया विशेषण के रूप में माने जाएंगे। निषेधवाचक, जहाँ वे अव्यय जो क्रिया के होने के निषेध का बोध कराते हैं, क्रिया के होने में निषेध का बोध कराते हैं, वो निषेधवाचक में। और स्वीकारवाचक में जो क्रिया के होने की स्वीकृति प्रकट करते हैं। कारणवाचक में ज्यादा अव्यय शब्द नहीं होते हैं, 2 4 5 शब्द होते हैं, जैसे ये उदाहरण के लिए आपको मैंने बता दिया। अतः इस प्रकार इसलिए आदि शब्द इसमें आते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा भेद, अव्यय का दूसरा भेद है, वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो संबंध प्रकट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ये देखिए, अलावा, लायक, बगैर, भीतर, सामने आदि ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, वे अव्यय होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट, संज्ञा सर्वनाम की अन्य के साथ विशेषता को प्रकट करते हैं। तीसरा इसका भेद है, वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय में एवं, तथा, फिर, बल्कि, किंतु, परंतु आदि ऐसे शब्द है जो क्या करते हैं, दो शब्दांश या दो वाक्य को जोड़ते हैं या फिर उनका विभाजन करते हैं, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद इसका चौथा भेद होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इसकी पहचान बड़ी आसान सी है। इसमें जहाँ विस्मयादि बोधक ये चिन्ह लगा होता है वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय मान लिया जाता है, ये उसके बाद लगाया जाता है तो उसकी पहचान हो जाती है। अब आपको अव्यय पद का परिचय देने से पहले ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, इनकी पहचान हो सकती है, तो परिचय देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि परिचय देते समय क्रिया विशेषण अव्यय का भेद और अव्यय के भेद के साथ और दूसरी क्या बात बताई जाती है, ये समझेंगे हम। अव्यय पद का अव्यय पद का परिचय, अव्यय पद का परिचय, अव्यय पद का परिचय। पहला भेद, अव्यय का भेद, पहली बात बताई जाती है, आवश्यक बात है वो अव्यय का भेद, और ये मैंने आपको अभी बता दिया, एक बार लिख देता हूं। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण, इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक, इसका तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, इसका चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। ये इसके भेद है। और दूसरी जो बात बताई जाती है वो है क्रिया या अन्य शब्दों से
संबंध। ये दो मुख्यतः दो बातें बताई जाती है। क्रिया विशेषण या फिर हम कहें अव्यय पद का परिचय देते समय मुख्यतः दो ही बात बताई जाती है। इन दो बात का विशेषतः ध्यान रखना होता है। हम उदाहरण लेकर इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको। तो देखिए दो बातें, अव्यय पद का परिचय देते समय अव्यय का भेद और क्रिया या अन्य शब्दों से उसका संबंध बताया जाता है। हम उदाहरण के लिए देखते हैं, वह अचानक दिखाई पड़ा। वह अचानक दिखाई पड़ा या अचानक का हमें परिचय देना है। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि अचानक अव्यय का कौन सा भेद है। यहाँ देखिए, अचानक दिखाई देने की क्रिया कैसे हो रही है? अचानक। यहाँ क्रिया के होने के ढंग और उसकी रीति का बोध होता है। तो हमने क्रिया विशेषण में एक पहला भेद क्रिया विशेषण का पढ़ा था, रीतिवाचक। पहला भेद पढ़ा था रीतिवाचक। तो यहाँ हम देखेंगे, अचानक का जब परिचय देंगे तब हम बता देंगे अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरी जो बात बताई जाती है वो बताई जाती है क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। तो यहाँ अचानक का संबंध किससे है? दिखाई क्रिया से। तो यहाँ हम लिख देंगे देखना, देखना क्रिया, देखना क्रिया का विशेषण। इस प्रकार हम परिचय देंगे। इसमें दो ही बात बताई जाती है। फिर इसका दूसरा वाक्य आप देखेंगे, तुम यहाँ बैठो। यहाँ पहचान करनी है कि यहाँ अव्यय का कौन सा भेद है। तुम यहाँ बैठो, बैठने की क्रिया के स्थान का बोध कराता। तुम यहाँ बैठो। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ का परिचय देते समय इस प्रकार स्थानवाचक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण है। फिर आप लिख देंगे स्थानवाचक। क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है। और फिर आप बता देंगे कि इसका किसके साथ बैठना क्रिया से संबंध है या बैठना क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। बैठना क्रिया से इसका संबंध है। फिर हम देखेंगे, राजू कम बोलता है। यहाँ कम, ये जो अव्यय शब्द है इसका परिचय हमें देना है। इससे पता चलता है ये क्रिया की किस प्रकार की विशेषता को प्रकट करता है। राजू कम बोलता है, बोलने की क्रिया कितनी हो रही है? कम हो रही है, अर्थात उसका परिणाम सामने आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कम है, ये किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो हम देखते हैं, यहाँ हम लिख देंगे कम और इसका परिचय देंगे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और बोलना क्रिया की मात्रा का बोध होता है। इस प्रकार हम इसका परिचय देंगे। ये दो बातें बता देंगे परिचय देते हुए। फिर देखिए, हम चलते हैं अव्यय, ये क्रिया विशेषण। अव्यय का जो पहला भेद है उसका परिचय हम देख रहे थे। अब देखेंगे हम अव्यय। मेरे घर के सामने चबूतरा है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो सामने शब्द है ये क्रिया की किस प्रकार की विशेषता को प्रकट कर रहा है। क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है या फिर वाक्य में कोई ऐसे शब्द है जिनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है। तो देखिए, मेरे घर के सामने चबूतरा है। घर और चबूतरा इन दोनों का संबंध प्रकट करता है ये सामने अव्यय। तो यहाँ इसका परिचय जब हम देंगे सामने, तब हम लिख देंगे अव्यय कौन सा संबंध बताता है? तो संबंध बोधक। और संबंध किन का बताता है? तो नाम लिख देंगे हम
घर और चबूतरा, घर और चबूतरा संज्ञाओं का संबंध प्रकट करता है। फिर हम देखेंगे आगे दूसरा वाक्य, मैं और मोहन मित्र है। यहां पर देखना है कि और अव्यय के द्वारा किस प्रकार का बोध हो रहा है। तो ये किसका संबंध बताया जा रहा है, मैं और मोहन, इन दोनों का। तो ये शब्दांश है और शब्दांश को और जोड़ने का काम करता है। यहाँ एक समुच्चय का बोध हो रहा है, तो हम और का परिचय देते समय अव्यय का भेद लिख देंगे और समुच्चय बोधक अव्यय लिख देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा हम लिख देंगे दो शब्दांशों को जोड़ता है, दो शब्दांशों को जोड़ता है। इस प्रकार परिचय हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे का उदाहरण, हाय ये क्या अनर्थ कर दिया। यहाँ हाय का जब हम परिचय देंगे तब जो आगे ये चिन्ह लगा है इससे हमें पता चल रहा है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो पहले सबसे पहले ये लिख देंगे अव्यय विस्मयादि बोधक। और फिर दूसरी बात हम बता देंगे, हाय ये क्या अनर्थ कर दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे क्लेश सूचक। इस प्रकार हम अव्यय पदों का परिचय देंगे और समझेंगे, क्योंकि आपको खास ध्यान रखना है क्रिया विशेषण की ये जो भेद पहले भी बता दिए हैं, क्रिया की रीति, उसका काल और फिर उसका स्थान, फिर उसका परिणाम और उसके बाद क्रिया की स्वीकृति और उसके बाद उसका निषेध होना, ये भेद होते हैं। आपको खासकर इनका ध्यान रखते हुए अव्यय पद का परिचय आपको देना है, तभी आप इसका परिचय सही दे पाएंगे। फिर देखिए आगे आपके लिए उदाहरण है, आप इनको हल करेंगे, परिचय देने का प्रयास करेंगे। आपको किसी प्रकार की अगर परिचय देते हुए समस्या होती है तो आप अवश्य बताएंगे। आपके लिए उदाहरण है, सामूहिक परिचय का, क्योंकि परिचय में इतनी बात बताई जाती है। अब देखेंगे आप सामूहिक पद परिचय जब देते हैं तो आप किस प्रकार उसकी पहचान करते हैं, ये आपको देखना है। पहला आपका उदाहरण है परिचय के लिए, घंटी बजी है, कोई आया है। घंटी बजी है, कोई आया है। यहाँ आपको घंटी, कोई, इनका परिचय देना है। फिर आप दूसरा वाक्य देखेंगे, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। यहाँ आपको योग्य पिता और संतान, इनका परिचय देना है। फिर आप आगे देखेंगे तीसरा उदाहरण, राजू दीपावली से पहले घर आया था। यहाँ आपको परिचय देना है से पहले। फिर आप देखेंगे अगला उदाहरण, मैं उसके बगैर विद्यालय
नहीं जाऊंगा। आपको परिचय देना है बगैर और एक मैं, इनका राजू पढ़ता है इसलिए वह अंक अधिक प्राप्त करता है। यहाँ आपको इसलिए का परिचय देना है और पढ़ता है इनका परिचय देना है। फिर आप देखिए आगे अगला वाक्य, मैंने उस संदूक में 2 पुस्तकें और 4 पेन रखे हैं। यहाँ आपको उस पुस्तकें 2, 4 और रखे हैं, इन क्रिया और इन पदों का परिचय आपको देना है। अगर आप इन पदों का सही से परिचय दे पाते हैं तो आपका पद परिचय है वो पूरा होता है। और इनको छोड़ के अगर कोई वाक्य आपको मिलता है जिसमें आपको समस्या आती है तो आप बता सकते हैं और इनका परिचय देने का आप अच्छे से प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। धन्यवाद।